भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों में छत्तीसगढ़ का गणेश राम भी शामिल। 1 महीने पहले हुई थी सीमा पर तैनाती। प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत से देश को आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्रियों ने की प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना। अब नारायणपुर में भी मिले कोरोना के मरीज। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के 69 नए केस। और राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा में पहुंचा टिड्डी दल। जिला प्रशासन ने की किसानों से तेज ध्वनि वाले यंत्र बजाने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए खूनी संघर्ष में कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। वहीं इस घटना में भारतीय सेना के जवानों ने 43 चीनी सैनिकों को भी ढेर कर दिया है। चीन सीमा पर हुई इस झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। बताया गया है कि 27 साल के गणेश राम की 1 माह पहले ही गलवान घाटी में पोस्टिंग हुई थी। वे कांकेर जिले के कुरुटोला ब्लॉक के गिधाली गांव के रहने वाले थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक गणेश राम जब पिछली बार घर आया था तब उसकी शादी तय हो गई थी। घर वाले शादी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण विवाह की तिथि तय नहीं हो पाई थी। गणेश राम के चाचा तिहारू राम कुंजाम को सेना के अधिकारियों ने फोन कर गणेश राम के शहीद होने की सूचना दी, जिसके बाद उनके घर और गांव में मातम फैल गया। शहीद जवान के चाचा के मुताबिक 1 महीने पहले उनकी गणेश राम से फोन पर बात हुई थी। तब गणेश राम ने चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग होने की जानकारी दी थी। इधर गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर शाम उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी समीक्षा भी की। उन्होंने शुक्रवार 19 जून को इस मामले पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात गलवान घाटी में झड़प की शुरुआत चीनी सैनिकों के रुख बदलने से हुई। मोर्चे पर दोनों सेनाओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीनी सैनिक गलवान घाटी से निकलने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पलटकर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में भारतीय बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी प्रहार करते हुए चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। दोनों देशों के सैनिक पत्थरबाजी और लाठी डंडे के अलावा हाथ पैर से भी एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। देर रात तक ये लड़ाई थमी। इस दौरान तापमान 0 के नीचे पहुंच गया था, जिससे कई घायल सैनिकों की हालत बिगड़ गई। भारतीय सेना की ओर से गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में पहले 1 कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी दी गई थी। बाद में 17 घायल जवानों की मृत्यु होने पर 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई। अत्यंत दुखद खबर है। अगली खबर रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कोरोना संक्रमण के कारण देश में उत्पन्न हालातों और इससे बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, जो देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है।
इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं, जो देश में मजबूत और निरंतर मांग का सृजन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी। मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी के खिलाफ सामूहिक संघर्ष के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और संक्रमण के प्रभाव से निपटने के प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने जागरूकता अभियानों, घर लौटने वाले श्रमिकों को प्रदान की गई सहायता, आरोग्य सेतु ऐप और शुरू की गई आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। देश में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री की इस बातचीत को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये छठी बैठक थी। कोरोना ने बस्तर के घने जंगलों से घिरे इलाकों में भी अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। यहां के नारायणपुर जिले में पहली बार 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों प्रवासी श्रमिक बताए गए हैं। इस तरह प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। इनमें एम्स की स्टाफ समेत 4 हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं। नए मरीजों में बलौदाबाजार से 12, कोरबा से 5, दुर्ग से 4, राजनांदगांव से 2 और कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर, महासमुंद और बालोद के 1-1 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1786 हो गई है। इनमें से 842 मरीज अस्पतालों में भर्ती है, जबकि अब तक 933 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में कोरोना के मरीज अब तक मिल चुके हैं। वहीं देश की बात करें तो भारत में पिछले 7 दिनों में 79,215 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 51,976 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,474 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया गया है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की गति धीमी पड़ी है। पहले 15 दिनों में 2 गुने मरीज सामने आ रहे थे, बल्कि अब 20 दिनों में मरीज 2 गुने हो रहे हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के गेरसा गांव में करंट लगने से हाथी की मौत के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 किसान तथा बिजली विभाग के 3 कर्मचारी शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि धर्मजयगढ़ वन मंडल के गेरसा बीट में मंगलवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पाया कि विद्युत पोल से 2 किसानों द्वारा पंप चलाने के लिए अवैध रूप से तार खींचे गए थे। इसी तार की चपेट में आने से हाथी की मौत होना पाया गया। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि मौके पर पहुंचे मुख्य वन संरक्षक अनिल सोनी और धर्मजयगढ़ डीएफओ प्रियंका पांडे ने दोनों किसानों से तार खींचने के संबंध में पूछताछ की और उनके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने पाया कि विद्युत विभाग के सब इंजीनियर पी कुजूर और अन्य कर्मियों द्वारा विद्युत पोल से अवैध रूप से खींचे गए तार को निकलवाया जा रहा था। सब इंजीनियर सहित 2 विद्युत कर्मियों के विरुद्ध साक्ष्य को मिटाने के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पहुंच गया है। जिले के साल्हेवारा में टिड्डियों ने दस्तक दे दी है। बताया गया है कि बालाघाट जिले के साल्हे टेकरी से टिड्डी दल ने लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले से अलर्ट घोषित किए जाने के कारण क्षेत्र में टिड्डियों के प्रवेश करने की सूचना मिलते ही बचाव दल सक्रिय हो गया है और राहत कार्य में जुट गया है।
जिले के कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा है कि प्रशासनिक अमला टिड्डी दल से बचाव के काम में जुटा हुआ है। गांव का उप संचालक कृषि और उनका पूरा अमला मौके पे ही है, और चूंकि उस क्षेत्र में घने पेड़, बड़े बड़े पेड़ होने के कारण और पहाड़ी ऊपर नीचे होने के कारण थोड़ा जो हमारा फायर ब्रिगेड गया है, जिसमें पूरा दवाइयों का घोल है, उसको ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें जा रही है, लेकिन पूरे जो अमला है वो लगातार लगे हुए हैं। और इन सब के बीच कलेक्टर ने किसानों से टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए पटाखे फोड़ने, ढोल बजाने सहित तेज आवाज वाले वस्तुओं को बजाने के लिए भी कहा है। और हाथियों के आने की सूचना देने के लिए महासमुंद के 2 युवाओं ने कॉलर आईडी तैयार की है। जिले के कंप्यूटर इंजीनियर सब्यसाची पाणिग्राही और सिद्धार्थ चंद्राकर ने प्रिक्समेशन कॉलर आईडी नामक सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से हाथी के आने की जहां अधिकारियों को सटीक जानकारी मिलेगी, तो वहीं समय से पहले हूटर बजने से ग्रामीण भी सचेत हो जाएंगे। युवा इंजीनियर सब्यसाची ने बताया कि 10 से 12 लाख रुपए में आयात होने वाले विदेशी कॉलर आईडी के मुकाबले ये स्वदेशी कॉलर आईडी लगभग 3 लाख रुपए में ही उपलब्ध है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट वन विभाग के द्वारा निर्देश पे गांव में कुछ डिवाइस लगाए थे जो कि मैनुअली बंद चालू होते थे। गांव वालों को अलर्ट करने का एक सिस्टम था। तो इसमें परेशानी हमको ये महसूस होने लगी कि जब हाथी का लोकेशन मिलता था, उसके बाद कोई उस ऐप पे जाएगा, उसको चालू करेगा, फिर वहाँ पे डिवाइस सायरन बजेगा, फिर वो, तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसका इस सिस्टम को ही एक चेंज कर दिया जाए और इसमें हम लोग अपना खुद का एक रेडियो कॉलर लगा दें जो कि हमारे डिवाइस के से कनेक्टेड रहेगा। तो कोई मैनुअली उसको ऑन ऑफ करने का झंझट नहीं है। हाथी जिस भी गांव की तरफ जाएंगे उसी गांव का सायरन अपने आप बज उठेगा। और आपको बता दें कि दोनों युवा इंजीनियरों ने इससे पहले भी हाथियों के आने की जानकारी देने के लिए एक ऐप तैयार किया था। उसी दौरान डीएफओ मयंक पांडे ने उन्हें कॉलर आईडी बनाने का सुझाव दिया था। ने पूर्व में भी हमारे वन मंडल के मार्गदर्शन में एक अलर्ट सिस्टम तैयार किया था, जिसमें से 10 गांव में अभी लगा हुआ है, और उसी दौरान हमने उनको इस तरीके का कोई कॉलर डेवलप करने का भी सुझाव दिया था। 5 इंच लंबी और आधा किलो वजनी इस कॉलर आईडी की बैटरी सौर ऊर्जा से रिचार्ज हो सकेगी। वहीं सिस्टम में लगे तकनीक के माध्यम से हाथियों की दिनचर्या 24 घंटे सर्वर पर रिकॉर्ड होती रहेगी। कोरबा में मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं बारिश से कई मकान भी ढह गए। तेज बारिश के कारण फैली अव्यवस्था के बाद लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण घरों में पानी घुसा है। सबके घरों में कारण क्या है? कारण ये है कि नाली अपना ढंग से बनाया नहीं है। तो नाली का सुरक्षा, नाली साफ करवाना चाहिए, साफ नहीं करवाए नाली की सुविधा में हाल में सब रहना चाहिए साफ करने के लिए। उसमें तो गंदगी लगे रहता है, तो कहाँ से घर अंदर तो पानी जाएगा उबाल मार के। वो कहाँ से कहाँ तक पानी भरा है? ये पानी पूरा जाइए वहाँ पे पूरा घर अंदर तक जा रहा है, पूरा मोहल्ला। वो जिस बच्चे घर, उसके घर अंदर से इतना स्पीड से पानी वहीं से जा रहा है। पूरा जो गंदगी है नाली वाली गंदगी पूरा उसके घर अंदर तक जा रहा है। बताया गया है कि हर साल नगर निगम बारिश से पहले शहर की सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई करवाता है, लेकिन इस साल निगम की लेट लतीफी के कारण नालियों की सफाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि आधी रात तेज बारिश होने से लोग अपने घरों में ही फंस गए और निचली बस्तियों के साथ ही शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।